हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक को 2030 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की जो है पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे गुप्तोत्तर काल से। गुप्तोत्तर काल से देखते हैं पहला क्वेश्चन है गुप्तोत्तर काल का। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? दंतिदुर्ग ने। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? गुप्तोत्तर काल में आयात किया जाता था किसका? घोड़ों का। गुप्तोत्तर काल में आयात किया जाता था घोड़ों का मुख्यतः। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौखरी शासकों की राजधानी स्थित थी कन्नौज में। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध में शांति का अधिकारी था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे जो निम्नवत थे। इसके अन्य अधिकारियों को देखते हैं। इनके जो है अन्य अधिकारी कौन कौन थे? सिंहनाद था। सिंहनाद कहा जाता था सेनापति को। कुंतल कहा जाता था अश्वसेना का प्रधान होता था, उसे कहते थे कुंतल। स्कंदगुप्त कहते थे हस्तसेना के प्रधान को। सामंत और महाराज कहा जाता था नागरिक प्रशासन के प्रमुख को। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था वारंगल। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान माना जाता है प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने रचना की थी हर्षचरित की। हर्षचरित रचना थी बाणभट्ट की। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? शासनकाल था 606 से 614 ईसा तक। इसका हर्ष का। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी कहाँ? कन्नौज को। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के? महाराष्ट्र औरंगाबाद के। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निवासी थे कवि बाणभट्ट। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? बिहार में। बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आए थे। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? सातवाहन काल से नारियल की खेती प्रारंभ हुई थी। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, वो था कन्नौज। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। हेनसांग की यात्रा में भारत के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, वो था मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? भूमि का स्वामित्व था ग्राम सभा के हाथ में। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व था ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा की थी किसने? हेनसांग ने। भीनमाल की यात्रा की थी हेनसांग, एक चीनी यात्री था, इसने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया? 672 ईस्वी में। चीनी यात्री थे इत्सिंग।
इन्होंने बिहार का भ्रमण किया 672 ईस्वी में। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष के 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नष्ट करने वाले थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूध भेजने वाले शासक थे। चीन में दूध भेजने वाले शासक और उनके वंशों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले थे हर्षवर्धन, ये पुष्य भूति वंश से संबंधित थे। नरसिंह द्वितीय का वंश था पल्लव वंश, और यशुवर्मन जो थे इनका वंश था कन्नौज नरेश थे, और कलवंतु प्रथम ये चोल वंश से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ में है, इसका निर्माण करवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था शासक रुद्रदामन प्रथम ने। अब यहाँ पर बात करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला टॉपिक की। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर है, ये समर्पित है शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र कन्हेरी में। महाराष्ट्र कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। पालीताना मंदिर किस नगर में स्थित है? भावनगर में। गुजरात के भावनगर में पालीताना मंदिर स्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात गुफा है एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है। खजुराहो के मंदिर हिंदू जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैनों से संबंधित है। कभी कभी यहाँ पर जो है पारसी दे देता है, तो ये पारसियों से संबंधित नहीं है। एलोरा की गुफाएं जो है ये शैलकृत मंदिर और गुफाएं ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? स्थित है नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं जो कि महाराष्ट्र में है निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध जो है नैमिष राय किस जनपद में है? यह है सीतापुर उत्तर प्रदेश में। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आचार्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। नेक्स्ट है एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय है राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। गुफाएं जो है वो शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? प्राप्त था जैन धर्म को। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोड़ा या ब्लैक पैगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। उड़ीसा में है, निर्माण करवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? स्थित है गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? वह है नागर शैली में। नागर शैली में भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण हुआ है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य है? गोपुरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है गोपुरम से। तो द्रविड़ शैली में के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट बात करेंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था पल्लव शासकों द्वारा। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों द्वारा चट्टानों को काटकर बनवाया गया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु तथा झेलम के मध्य। सिंधु तथा झेलम के मध्य स्थित है प्राचीन नगर तक्षशिला। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारका में, गोवर्धन मठ पुरी में एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। किसने? आदि शंकराचार्य ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को पंचायतन शब्द। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? करवाया था किसने? राजेंद्र चोल ने। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। राजराज चोल द्वारा निर्मित है बृहदेश्वर मंदिर और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया के जावा द्वीप समूह पर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप स्थित है। अब मंदिर स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। मंदिर स्थापत्य कला की एरण का विष्णु मंदिर कहाँ है? एरण का विष्णु मंदिर है एरण सागर जिला मध्य प्रदेश राज्य में। भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना जिला और मध्य प्रदेश राज्य में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में रायपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है? ये नचना कुठार पन्ना में है और मध्य प्रदेश में ही पन्ना नेशनल पार्क है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश जिले में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला और मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिले उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ है? माउंट आबू पर स्थित है जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग की। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग की। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? वो था चोल वंश। चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश था। ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट बात करेंगे मामल्लपुरम की। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? करवाया था पल्लव वंश ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? पांड्य राज्य प्रसिद्ध था मोतियों के उत्पादन के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? ये चतुर्भुज आकार की है। कई बार जो है आप लोगों ने भी देखी हो कि चोल काल में निर्मित है नटराज की कांस्य प्रतिमा और इसकी जो आकृति है चतुर्भुज की आकृति है। नेक्स्ट बात करेंगे। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? चोलों का राज्य विस्तृत था कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के। चोल वंश के शासक जो राजा होते थे वो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे कि आने वाला जो है उत्तराधिकारी कौन होगा। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक गाफूर ने। मलिक गाफूर ने चोल वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। संगमकालीन प्रमुख साहित्य की बात कर लेते हैं। संगम काल का प्रमुख साहित्य तिरुकुर्रल या कुरल, ये इसके रचनाकार हैं कौन? तिरुवल्लुर। तिरुकुर्रल या कुरल के रचनाकार हैं तिरुवल्लुर। अहनानूर के रचनाकार हैं रुद्र शर्मन। तोलकाप्पियम के रचनाकार हैं तोलकाप्पियर और
जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं तिरुदत्तक देवर और शिल्पवादिकारम के रचनाकार हैं इलोंगो आदिकाल। मणिमेखले के रचनाकार हैं शीतले शत्रनार। मणिमेखले के रचनाकार हैं शीतले शत्रनार और मरुगरुपाद्य के रचनाकार हैं कौन? नक्कीरर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है प्रमुख राजवंश राजधानी एवं उनके संस्थापकों की बात करेंगे। प्रमुख राजवंश कौन कौन से, उनके संस्थापक कौन थे, उनकी राजधानियां कौन थी। सबसे पहले बात करेंगे चोल वंश की। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर और संस्थापक थे विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत, संस्थापक दंतीदुर्ग। होयसल वंश की राजधानी द्वारसमुद्र और संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश की राजधानी अम्मकोंड और बीटा प्रथम जो थे ये इसके संस्थापक थे। गंग वंश की राजधानी थी कुलाल और तलकांड। ब्रजहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर और गोपाल इसके संस्थापक थे। सेन वंश की राजधानी थी लखनौती, सामंत सेन इसके संस्थापक थे। कौन? सामंत सेन संस्थापक थे। पांडे वंश की राजधानी थी मदुरै और नेरियोन इसके संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज और नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य कल्याणी राजधानी मान्यखेत या कल्याण, तैलब द्वितीय संस्थापक। चालुक्य बादामी राजधानी वातापी, जयसिंह प्रथम संस्थापक थे। नेक्स्ट है चालुक्य वेंगी राजधानी वेंगी, विष्णुवर्धन संस्थापक। गढ़वाल वंश वाराणसी राजधानी, चंद्रदेव संस्थापक। सोलंकी वंश अहिलवाड़ राजधानी, मूलराज संस्थापक थे। परमार वंश धारानगरी राजधानी, उपेंद्र इसके संस्थापक थे। कलचुरी वंश की त्रिपुरी राजधानी थी कोक्कल, इसके संस्थापक थे। कोक्कल संस्थापक थे कलचुरी राजवंश के। चौहान वंश अजमेर या हिछत्र राजधानी थी, वासुदेव संस्थापक थे। चंदेल वंश राजधानी थी खजुराहो या महोबा और नन्नू किसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर की। ये कहाँ स्थित है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? ये शिलालेखों में है उत्तर मेरू शिलालेखों में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख हैं उत्तर मेरू शिलालेख में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाले शासक कौन थे? वह शासक थे कौन? राजेंद्र प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाले थे राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदंब का। संगम साहित्य के दक्षिणी राजवंश में कदंब का उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल, किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल, तमिल भाषा में रचित है। कदंब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? बनवासी। कदंब राजाओं की राजधानी स्थित थी बनवासी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदंब राजवंश था, इसकी स्थापना की थी कदंब राज्य की मयूर शर्मन ने। कदंबों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक थे कंबन। कौन थे? कंबन थे। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की? सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की और वो चोल राजा थे और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उनका नाम था कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया, ये थे अरिकामेंडू बंदरगाह। अरिकामेंडू बंदरगाह का उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है। संगम साहित्य में वर्णित
कन्नगी या कणगी कौन है? कन्नगी या कणगी कौन है? संगम साहित्य में वर्णित तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है। तमिल महाकाव्य मणिमेखले ही इसकी नायिका है। ये इनका नाम है कन्नगी या कणगी। नेक्स्ट है चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध, ये चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध थे। इनका नाम था सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन नाम था। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध थे जो नेदुन चेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी या कणगी पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ धर्म से संबंधित था? मणिमेखले संगम युग का ग्रंथ था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। दक्षिण भारत के किस वंश ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? ये थे कौन? पांडे। पांडे ने दक्षिण भारत की राजवंश में 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध है तमिल व्याकरण और काव्य से। तमिल काव्य है तोलकाप्पियम ग्रंथ। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? बेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये था करिकाल। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक था करिकाल। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है महाभारत की सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? ये थे पेरुंद देवनार। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे पेरुंद देवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? ये थे तिरुवल्लुर। संगम युगों चोल शासकों का धर्म क्या था? धर्म था शैव। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचनाकाल क्या है? इनका रचनाकाल है 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक। 100 ईसा पूर्व से और 100 ईसा तक संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचनाकाल है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर संगमकालीन प्रचलित शब्दावली जो है। संगम काल की जो प्रचलित शब्दावली थी उसको यहाँ पर देख लेते हैं। वरीयम कहा जाता था क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरीयर कहा जाता था, वरीयम उछलने वाला अधिकारी कहलाता था वरीयर। और क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर कहलाता था वरीयम। कराई कहलाता था भू राजस्व लगान उपज का जो है 1/6 भाग राज्य की मुख्य आय का स्रोत होता था। नेक्स्ट इराई कहा जाता था सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर। युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा कहलाता था इराऊ जबरन लिया जाने वाला उपहार कहलाता था। उल्गू या संगम कहलाता था सीमा शुल्क या मारकर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रथम स्रोत था संगम काल में। कड़मई या पाडुवडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क कहलाता था। माँ व वेली कहलाता था भूमाप की इकाई। कलम कहा जाता था अनाज के तौल की इकाई को कहा जाता था कलम। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। ये सभी शब्द जो हैं तीनों प्रयुक्त होते थे संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरगुण किस देवता से साम्य रखते हैं किससे? स्कंद देवता से। अन्य नाम इनके हैं कार्तिकेय, कुमार और सुब्रह्मण्यम। प्राचीन तमिल क्षेत्र में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मरुदम कहलाता है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय दिया जाता है करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था संगम काल में। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? यवन कहा गया है। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे, संगम युग में उरेयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग में जो उरेयूर था ये कपास सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक जो है पत्नी पालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। ये प्रदान की थी किसको? करिकल को। करिकल जो थे ये रचयिता थे रुद्र कन्नार के, इनको संगम युगीन शासक थे। पत्नी पालय जो कि 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी इन्होंने, किसको? करिकाल को। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, वह है परिपादल। परिपादल है वह संगमकालीन साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? आरंभ करवाई थी नेडियोन ने। नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी और पांड्य शासक था। नेक्स्ट बात करेंगे, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है, गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो राजेंद्र प्रथम ने, और गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर अब हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों की बात करेंगे। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों की, इसके बाद जो है मिडाइवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी को देखेंगे। अभी हम इसमें जो ये एंशिएंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? ये थे जीमूतवाहन। जीमूतवाहन हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, दाय भाग के रचयिता थे। मेरंतुक द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का वर्णन है इसमें। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे? इनके रचयिता थे संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी रचयिता थे। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराजम श्रीवर ने। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, इसको आगे बढ़ाया जोनराजम श्रीवर ने। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? मूल रूप से पंचतंत्र लिखी गई थी पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की कहानियां जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवार सुहेली शीर्षक किया गया है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद है वो अनवार सुहेली कहलाता है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे कौन? चंद्रवर्दई। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? 10 कुमार चरित के लेखक थे दंडी। दंडी या दंडिन। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने रचना की थी नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के। शिल्पवादिकारम का लेखक कौन था? इसका लेखक था इलंगो। इलंगो शिल्पवादिकारम के लेखक थे। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? संस्कृत ग्रंथ थे पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक है जगन्नाथ। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहद संहिता को। बृहद संहिता है, बृहद संहिता, इसे बृहद संहिता को कहा जाता है। बृहद संहिता कहलाती है क्या? विश्वकोशीय ग्रंथ विश्वकोशीय ग्रंथ कहलाती है बृहद संहिता। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है शौद्रानंदी किसकी रचना है? शौद्रानंद रचना है किसकी? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु कहलाते हैं। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? यह है नागसेन के। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हड़ की राजतरंगिणी से। कल्हड़ की राजतरंगिणी से कश्मीर में हिंदू राज्य के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती
नामक मुक्त काव्य की रचना किसने की? ये हाल ने, इसकी रचना की हाल ने। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य बीजगणित में अपने क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुप्त काल की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कवि कालिदास की रचनाओं की। कवि कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार शंभो, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। ये सभी रचनाएं जो है कालिदास की हैं, महत्वपूर्ण ही सभी रचनाओं को याद रखिए, पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है विशाख दत्त। विशाख दत्त की महत्वपूर्ण रचना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। दंडी की रचना है दस कुमार चरित एवं काव्य दर्शन। सिद्धसेन की रचना है न्यायावतार। ये सभी गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भास की रचना है, कवि भास की रचनाएं हैं स्वप्नवास वदत्तम, चारुदत्तम। विष्णु शर्मा की मुख्य रचना है पंचतंत्र की कहानियां। चरक की रचना है चरक संहिता। आर्यभट्ट की रचना है ब्रह्म सिद्धांत। बुद्धघोष की रचना है विशुद्धि मग्ग रचना है बुद्धघोष की। असंग रचना है योगाचार की। भास रचना है उर्भंग की। उर्भंग रचना है भास की। भास रचयिता है किसकी? उर्भंग के। भारयु रचना है किरातार्जुनीयम के। अमर सिंह की रचना है अमरकोश और वत्स भट्टी की रचना है रावणवध। चंद्र गोमिन की रचना है चंद्र व्याकरण। वाराहमिहिर की रचना है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका रचना है वाराहमिहिर की। आर्यभट्टम की रचना है आर्यभट्टियम रचना है आर्यभट्ट की। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम रचना किसकी है? शूद्रक की। नेक्स्ट बात करेंगे महाभाष्य के लेखक पतंजलि। महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे ये शुंग काल के शासक पुष्यमित्र के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो लेक्चर की जो है PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।